हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी जीव विज्ञान क्लास 12th स्टूडेंट के लिए मॉडल पेपर 2025। जितने भी स्टूडेंट हमारे 12th बायोलॉजी से कर रहे हैं, जीव विज्ञान का पेपर देना है उन्हें और वो परेशान है तो परेशान होना बंद कर दीजिए। हम आपके लिए दो मॉडल सेट लेकर आएंगे, मॉडल 1 मॉडल 2, जिसमें से हम आपको एक एक क्वेश्चंस का एमसीक्यूज, जितने भी क्वेश्चंस आपके मॉडल पेपर में होंगे सारे क्वेश्चंस को कराएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताने वाले हैं, तो वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को देख कर एग्जाम दीजिएगा, आपका 99% क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है ये भी आपको मैं बताऊंगी, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक में। क्लास 12th स्टूडेंट के लिए मॉडल पेपर बेस्ट है, तो चलिए देखते हैं क्या मॉडल पेपर है। देखिए सेक्शन 1 में आप सभी को पता है कि आपके जो मॉडल पेपर होते हैं, यानी कि जो आपका एग्जाम में पेपर आएगा वो आपका एमसीक्यू से स्टार्ट होता है। यानी कि आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। उसके बाद आपको वेरी शॉर्ट्स लॉन्ग इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आपको बताएंगे, जिसका राइट आंसर आप सभी को हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन फर्स्ट है, एक प्रारंभिक आवृत्तबीजी परागकोश में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी होती है? 1, 2, 3 या 4? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए ये आपका आवृत्तबीजी और अनावृत्तबीजी आपने पढ़ा हुआ होगा, तो इसका राइट आंसर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बताना भी है, और अगर आपको नहीं भी आता तो उसको देखिए, याद करिए कि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेकेंड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, स्त्री में अंतरापोड के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? मिडुलावस्था में, ब्लशटुलावस्था में, गैस्टुलावस्था में या न्यूरुलावस्था में? आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए हमें कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब के पानी में जैव निम्नीकरण से जुड़े सूक्ष्म जीव किस गैस का उपयोग करते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एंजाइम डीएनए खंडों को जोड़ने का काम करता है? डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सब क्वेश्चंस भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि डीएनए खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है? लाइगेज, इंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस या काइटिनेज? तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को ये 4 क्वेश्चंस का आंसर हमें कमेंट करके बताना है। अब आते हैं अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न पर, और लघु उत्तरीय प्रश्न पर जब हम आ ही चुके हैं तो इसका आंसर भी हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन आंसर दोनों सॉल्व कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन आपका है, एक परिपक्व परागकोण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। देखिए एक परिपक्व परागकण की बात यहाँ पे की जा रही है कि यहाँ पे पूछा है कि समाहित कोशिकाओं के नाम बताना है। तो समाहित कोशिकाओं के नाम सबसे पहले जान लीजिए, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मेसोडर्मिस और टेपिटम। ये आपके कोशिकाओं के नाम हैं। ठीक है, एक परिपक्व प्रारूपी लघु बीजाणुधानी बाह्य रूप रेखा में लगभग गोलाई में होती है और ये समांतर 4 भित्ति परतों से आवृत होती है, और ये उन्हीं चारों का नाम है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुणसूत्री नियंत्रण के स्वतंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि किसी एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखना है। ठीक है, एक क्लोनिंग संवाहक का नाम लिखना है जो बिना गुणसूत्री नियंत्रण के वह तंत्र रूप से जीवाणु कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करने की क्षमता होती है। तो ऐसे संवाहक का आपको नाम बताना है। ठीक है, तो जीवाणु एवं ईस्ट, ठीक है, जैसी कोशिकाओं में केंद्रकाप के बाहर एक से अधिक लगभग 100 की संख्या में अतिरिक्त डीएनए पाए जाते हैं, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। और अभियांत्रिक में प्रभावी और सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले जो वाहक वेक्टर होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से जीव की प्रजातियां बना सकते हैं और वृत्ति डीएनए से जुड़कर दूसरी कोशिकाओं में प्रवेश करने की इनमें क्षमता भी होती है। ठीक है, तो वो क्या है? जीवाणु और ईस्ट है। ओके, कंफर्म हुआ सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
उस प्रक्रिया का नाम लिखिए जिसमें ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करता है। ऐसे प्रक्रिया का नाम लिखना है। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स एवं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव ग्राफी पुटक फटकर द्वितीयक अंडक को अंडाशय में मोचित करती है और इस अवस्था को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, क्या नाम पूछा? उस प्रक्रिया का नाम पूछा। आपने क्या बताया? उस प्रक्रिया का नाम ये बताया। ठीक है, क्या बताया? उस प्रक्रिया का नाम क्या बताया जो ऐसा करती है? तो आपने बताया अंडोत्सर्ग। ठीक है, अंडोत्सर्ग कौन करती है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के प्रभाव से ऐसा होता है और इसी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। डाउट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी जीवों से अपनी आहार पूर्ति करने वाले उपभोक्ताओं को क्या कहते हैं? देखिए, शाकाहारी जीवों की बात की जा रही है जिससे आप आहार पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो ऐसे उपभोक्ताओं को क्या कहा जाता है? आंसर को समझिएगा। किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पाद, उपभोक्ता एवं उपघटक मिलकर जैविक तंत्र का निर्माण करते हैं और जो जीव जो प्रत्यक्षतः शाकाहारी जीवों से अपना भोजन लेते हैं उसे हम लोग द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कहते हैं। तो क्या कहते हैं? मैंने आपको बता दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? सबसे पहले तो आपको ये बताना है। दूसरी बात, इसके किस कायिक गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है? दो क्वेश्चन यहाँ पे बने, तो चलिए आंसर देखते हैं। मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम को एक प्रकार का लिंग संलग्न आनुवंशिक विकार है जिसमें गुणसूत्र के 21वें जोड़े में 3 गुणसूत्र एक अतिरिक्त XX+X आ जाते हैं जिसे त्रिता कहा जाता है और इस विकार को सर्वप्रथम डाउन ने 1866 में खोज की थी। एकदम क्लियर हो गया? डाउन सिंड्रोम को सर्वप्रथम किसने खोजा था? डाउन ने ही खोजा था भाई, क्वेश्चन में ही आंसर था। ठीक है, कब? 1866 में। ठीक है, और पूछा है कि इसके किस कायिक गुणसूत्र के जोड़े में एक गुणसूत्र अधिक होता है? तो आपने बता दिया कि किसमें होता है? मंगोलियन जड़ता या डाउन सिंड्रोम का एक प्रकार का संलग्न आनुवंशिक विकार है जिसमें गुणसूत्र के 21वें जोड़े में, ठीक है, 3 गुणसूत्र एक अतिरिक्त XX+X आ जाते हैं जिसे हम त्रिता कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघु। अति लघु क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है और इजी वे में आपको सॉल्व भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, डीएनए आरएनए में पॉलीन्यूक्लियोटाइड को श्रृंखला की रासायनिक संरचना संक्षेप में लिखिए। उसको लिखना है, बना दोगे आप लोग। ठीक है, डीएनए आरएनए, सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद रखना, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला बनाना है आपको डीएनए का और उसकी संरचना को संक्षेप में लिख देना है। ठीक है, दूसरा, स्टेनले मिलर के प्रयोग का आरेखित निरूपण कीजिए। ठीक है, स्टेनले मिलर के प्रयोग को आपको आरेखित यानी कि रेखा बनाकर यानी कि स्ट्रक्चर बनाकर उसे तुम्हें निरूपण करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में फास्फोरस चक्र का सरलीकृत मॉडल का चित्र बनाना है। भाई पूरा बायो में चित्र ही तो देता है, बहुत ही आसान है आपके लिए, लिखना कम पड़ेगा आपको, जितना मेंशन कर सकते हो डायग्राम से कर दो मेंशन, पूरा नंबर पा जाओगे बायो में। नेक्स्ट है, सहविलुप्तता क्या है? इसका एक उदाहरण बताइए। नेक्स्ट, मत्स्यिकी का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? तो ये हुए आपके कुछ क्वेश्चंस जो शॉर्ट्स में पूछे गए हैं, यानी कि वेरी शॉर्ट्स में ऐसे क्वेश्चंस को आपको आंसर देना है। ठीक है, अब हम आते हैं ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपूर्ण प्रवाहिता क्या है? इसका उदाहरण लिख के समझाइए। अपूर्ण प्रवाहिता की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो अपूर्ण प्रवाहिता के बारे में आपको दिखाना है और साथ ही इनके उदाहरण भी लिखने हैं। नेक्स्ट आपका पूछा है पूर्व संधियाँ क्या है? 2 उदाहरण देकर कार्य लिखिए। पर्व संधियाँ क्या होती हैं? इनके 2 उदाहरण आपको लिखने हैं और साथ ही इनके फंक्शन यानी कि कार्य भी लिखने हैं। निम्नलिखित का विभेद कीजिए। शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध में डिफरेंस क्या है? एलर्जी और स्व प्रतिरक्षा रोग में
डिफरेंस क्या है, इन दोनों को आपको विभेद भी लिखना है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता दे रही हूँ, सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए आपको हम 2 मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे, एक नहीं 2 मॉडल पेपर। इससे आपको थोड़ा सा ये कंफर्म करने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी कौन से क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन को आप लोग कवर करके जरूर जाइएगा। 12th के स्टूडेंट हो आप लोग, हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, इसीलिए आपको मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाता है, जिससे कि आपको समझने में और उसे पकड़ लेने में आसानी हो कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा उठा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, सुपोषण झील का किस प्रकार कार्य प्रभाव दर्शाता है, ये आपको एक्सप्लेनेशन करना है, और आपको 2 क्वेश्चन का टिप्पणी लिखनी है। यहाँ पे पूछा है टिप्पणी किसका, बायोरिएक्टर का और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में। ठीक है, तो आराम से विस्तार से लिख दो डीएनए के बारे में जितना कुछ आपको मालूम हो। ठीक है, फिर आपको एक अंतर वाले क्वेश्चंस बताने हैं, प्राथमिक मांसभक्षी क्या होते हैं, द्वितीयक मांसभक्षी क्या होते हैं। भाई अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो मुझे लगता है स्टूडेंट ये क्वेश्चन छोड़ के ही नहीं आएंगे, क्योंकि प्राथमिक मांसभक्षी और द्वितीयक मांसभक्षी के बारे में लिखना है। प्राथमिक मांसभक्षी क्या होते हैं, द्वितीयक मांसभक्षी क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, दूसरा जो पूछा है, प्रथम संतति पीढ़ी और द्वितीय संतति पीढ़ी, भाई एकदम इजी क्वेश्चन है। प्रथम संतति पीढ़ी के बारे में बता दो, द्वितीय संतति पीढ़ी के बारे में बता दो। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, इन सब क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से आपको फोकस करना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की देर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी लिंग निर्धारण को समझाइए। आपको मधुमक्खी लिंग निर्धारण के बारे में विस्तार में बताना है। चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के दौरान ड्रग और अल्कोहल के कुप्रभाव का विवरण कीजिए। नेक्स्ट, आरएनए का मसज्जा आरएनए ट्रांसफर आरएनए किस आधार पर कहा जाता है, इसको आपको एक्सप्लेनेशन करना है, समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट है, डायोपिथोकस तथा रामापिथिकस के बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट है, एक्सोन्यूक्लियस तथा इंडोन्यूक्लियस के बारे में समझाना है, और उसके कार्य का वर्णन भी आपको करना है। तो भाई एक हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी है, लेकिन केवल आपके समझ के ऊपर है। ठीक है, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं और आपने बहुत ही मेहनत से पढ़ा है, आपने बारीकी से चीज़ों को देखा है, समझा है, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तैयारी नहीं की है, और सिर्फ मॉडल पेपर सॉल्व करके एग्जाम में बैठना चाहता है, तो उसका नंबर बहुत ही कम आने वाले हैं, ये तो 100% श्योर है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हमारे हैं, टाइम आपके पास अभी है, आपका एग्ज़ाम मार्च तक में होता है, आप सभी को पता है, आपके पास 2 महीने का टाइम है, इसको खूब मन लगा के पढ़ लीजिए, तैयार कर लीजिए अपना बायो, ताकि आप बायो में अच्छे नंबर पा सकें। अगर आपका लक्ष्य है कुछ आगे करने का, तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपका बायो से कुछ करना चाहते हैं, तो भाई बायो में दिन रात मेहनत करके आगे बढ़िए, अदर सब्जेक्ट को पीछे नहीं छोड़ना है। मैं बायो पढ़ाती हूँ, इसलिए बायो के लिए ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ स्टूडेंट को, लेकिन हमें सब सब्जेक्ट के लेकर चलना है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। विस्तृत वाले क्वेश्चन हैं आपके, जो विस्तृत क्वेश्चंस होंगे आपके वो क्या है, पुरुष में शुक्र जनन का वर्णन करना है, और शुक्राणु का नामांकित चित्र भी बनाना है। देखिए, शुक्राणु का नामांकित चित्र बहुत ईजी है, बहुत ही नॉर्मल बनाना है आपको, बहुत ज़्यादा वो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप पेंसिल कलर से थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, उसको पूरा कलर नहीं करना, लेकिन उसको अगर हाईलाइट कर देते हैं तो बहुत ही प्यारा लगेगा देखने में, और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। या फिर इसमें से अगर आपको ये नहीं करना, तो अथवा में क्वेश्चन पूछा है, एक प्रारूपी आवृत्त बीजी बीजांड का संचित वर्णन कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग रहा है, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डार्विन के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का वर्णन कीजिए। एंड नेक्स्ट आपको पूछा है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ क्या है, इसे सिद्ध करने के लिए हर्शे व चेस्ट के द्वारा किए गए प्रयोग का भी वर्णन करना है। तो आपको कौन सा क्वेश्चन सही लग रहा है, कितने स्टूडेंट होंगे जो कहेंगे भाई यही वाला कर दो, ये ज़्यादा ईजी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पोषण स्तर क्या है, एक पारिस्थितिक तंत्र में पोषण स्तर का आरेखिक निरूपण कीजिए, और इस तंत्र में ऊर्जा प्रभाव का वर्णन कीजिए। या फिर
कार्बन चक्र का वर्णन कर दीजिए। अब स्टूडेंट तो किस क्वेश्चन को पकड़ेंगे? कार्बन चक्र को, ठीक है, इसी को पकड़ेंगे। तो आज हमने आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व कराए। देखिए याद रखिएगा आप लोग, मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, मैं मॉडल पेपर 2 सॉल्व कराऊंगी आप लोगों को बायो का, ठीक है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसीलिए आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कि आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता सकूँ, ठीक है। तो भाई आपके पास 2 महीने का जो टाइम है ना, उसमें आप लोग मन लगा के पढ़ोगे तो ये मॉडल पेपर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होंगी। साथ ही जो आपके टीचर्स स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में जो भी बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग, जिससे कि आपको कोई क्वेश्चंस कहीं से छूटे ना। थोड़ा सा मोबाइल को साइड में रख दीजिए। 90% स्टूडेंट मोबाइल की वजह से टाइम नहीं दे पाते हैं, तो मोबाइल को साइड में रख कर पढ़िए, ठीक है। और अगर आप इसको वीडियो को मोबाइल से देख रहे हैं तो भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर ये सब चलाते हैं तो किस दिन के लिए उनका नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, ठीक है। आपके पास मैसेज तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर एक मैसेज आया तो सबसे पहले वीडियो स्किप करके आप लोग उस पर जाओगे। तो फिर से मैं कह रही हूँ कि बोर्ड एग्जाम का बात है यहाँ पर, और आपको आपके कैरियर आगे ले जाना है कि यहीं पे रहना है, ये डिसाइड आपका क्लास 12th ही करेगा। और डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या करना चाहते हो, यहीं पर रहना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। तो एग्ज़ाम आपको देना है, समझना आपको है, कोई टीचर आपको बार बार फोर्स नहीं करेगा। तो इस मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करिएगा और फिर से हम आपके लिए लेकर आएंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर, जिसमें हम आपको और भी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे।